इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको ऊसर भूमि के बारे में बता रहे थे और इसमें आपको हम बहुत कुछ बता गए हैं। लवणीय क्षारीय मृदा बनने के कारण हम आपको बता चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको ऊसर भूमि का सुधार बताते हैं। रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल। ऊसर सुधार का कार्य कई कार्यों से जुड़ा है, जिसमें क्षेत्र का चयन, मिट्टी का परीक्षण, मेड़बंदी, समतलीकरण, चक्रोड, जल सिंचाई व निकास नाली का प्रबंध, मृदा सुधारक रसायन प्रयोग, लीचिंग व फ्लशिंग सम्मिलित है। मिट्टी का परीक्षण कराने के बाद सर्वप्रथम मेड़बंदी करके, मेड़बंदी समझते हैं ना, समतल कर लेना चाहिए। मेड़ 30 सेंटीमीटर ऊंची मजबूत बनाई जाती है। मेड़बंदी का कार्य पूरा हो जाने के बाद खेत को 15-20 सेंटीमीटर गहरा जोतकर लेवलर की सहायता से समतल कर लेना चाहिए और छोटे छोटे टुकड़ों लगभग 1/15 हेक्टेयर में बांट लेना चाहिए, यानी 1 हेक्टेयर के 15 भाग करना चाहिए। इसके बाद अप्रैल से जून में खेत में बार बार पानी भरकर निछालन क्रिया करनी चाहिए। निछालन का मतलब रिसना। निछालन क्रिया के फलस्वरूप लवण पानी में घुलकर नीचे चले जाते हैं, रिस जाते हैं। ऊसर भूमि में जल निकास का बहुत अधिक महत्व है। जल निकास नाली खेत से हानिकारक घुलनशील लवणों को बाहर निकालती है। जल निकास नाली चक्रोट के दोनों ओर खेत को समतल करके 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी, लगभग 1.2 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। निकास नालियों द्वारा लवण युक्त पानी बहा दिया जाता है। सिंचाई नाली का निकास नाली का प्रबंध फरवरी से मार्च के अंत तक कर लेना चाहिए। इसके बाद अप्रैल से जून तक मृदा सुधारक यानी सॉइल अमेंडमेंट्स रसायन जैसे जिप्सम या पायराइट या सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी परीक्षण के अनुसार ज्ञात जिप्सम या पायराइट की मात्रा को खेत की ऊपरी सतह पर समान रूप से फैला देना चाहिए। जिप्सम तथा पायराइट भूमि सुधारक यानी सॉइल अमेंडमेंट्स सोडियम मृदा को कैल्शियम में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये समझा। अब मृदा रसायन समझिए, मृदा सॉइल अमेंडमेंट समझिए, मृदा सुधारक समझिए, जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम के प्रयोग की दशा में उसको फैलाने के बाद तुरंत कल्टीवेटर या देसी हल से भूमि की ऊपरी 8 से 12 सेंटीमीटर की सतह में मिलाकर और खेत को समतल करके पानी भर के रिसाव क्रिया संपन्न करनी चाहिए। और उसके आगे समझिए, पहले हल्का पानी 4-5 सेंटीमीटर लगाना चाहिए। जब पानी थोड़ा सूख जाए तो पुनः 12 से 15 सेंटीमीटर पानी भरकर छोड़ देना चाहिए। 7-8 दिनों बाद जो पानी बचे उसे जल निकास नाली द्वारा बाहर निकालकर अलग कर देना चाहिए और उसके बाद फिर 12 से 15 सेंटीमीटर पानी भरकर रिसाव क्रिया संपन्न करनी चाहिए। ऐसे ही बार बार करना चाहिए। दूसरा समझिए, पायराइट का प्रयोग। पायराइट प्रयोग की दशा में भूमि अथवा मौसम का नम होना आवश्यक है। पायराइट को खेत की क्यारियों से बिखेरने के बाद उसे 1 सप्ताह के लिए ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न होने हेतु छोड़ देना चाहिए। और जब भूमि का रंग या पायराइट का रंग बदलकर भूरा लाल जिंक की तरह हो जाए तो उसे कल्टीवेटर या रैक द्वारा भूमि की ऊपरी सतह में जिप्सम की तरह मिलाकर और रिसाव क्रिया संपन्न करनी चाहिए। ऊसर सुधार हेतु गोबर, धान का पुआल, प्रेसमाइड, सीरा, गंधक का तेजाब आदि अन्य पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है। भूमि में सुधार होने पर लवण सहिष्णु फसलें जैसे जौ, धान, कपास, ढेंचा, गेहूं, बरसीम आदि फसलें उगानी चाहिए। मृदा सुधारक रसायन के प्रयोग तथा लीचिंग के बाद शुरू के 2-3 वर्षों में धान की फसल को अनिवार्य रूप से
लिया जाता है। उसके पश्चात भूमि में थोड़ा सुधार जाने के बाद बाजरा, मक्का, तिल, गेहूं, ढेंचा इत्यादि फसलें उगाई जा सकती हैं। यदि लवणों की मात्रा अधिक हो तो जौ बोना चाहिए। धान की रोपाई प्रजाति के अनुसार जून के अंत में और यहाँ से लेकर के जुलाई के अंत तक की जा सकती है। रोपाई 20 × 10 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए। एक स्थान पर 3-4 पौधे लगाने चाहिए। धान की जया, साकेत 4 किस्म लवणरोधी है। धान से लवण युक्त पानी को समय समय पर निकालते रहें और साफ पानी भरते रहना चाहिए। काई को नष्ट करने के लिए 0.2 से 0.3% कॉपर सल्फेट के घोल का छिड़काव करना चाहिए। खैरा रोग की रोकथाम हेतु 40 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग रोपाई से पूर्व करना चाहिए। जिंक को फास्फेट उर्वरक के साथ नहीं मिलाना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 15 से 20% बढ़ाकर प्रयोग करना चाहिए। अम्लीय उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। ऊसर भूमि में बबूल लगाने से 18 से 20 वर्ष में स्वतः ही सुधर जाता है। अब आप ऊसर भूमि का फसल चक्र सुन लीजिए। देखिए, जो ऋतु है उसके अनुसार अलग अलग फसलें हैं ना। तो बसंत ऋतु में, खरीफ में और रबी में अलग अलग बताते हैं हम आपको। बसंत में समझिए, प्रथम वर्ष तो निछालन करना चाहिए, पानी भर के नीचे रिसना चाहिए, हानिकारक लवण घुलकर रिस जाए। और दूसरी वर्ष ढेंचा की हरी खाद लेना चाहिए और तीसरी वर्ष भी ढेंचा की हरी खाद लेना चाहिए। ये बसंत ऋतु में करना चाहिए। उसके बाद अगली फसल जो खरीफ ऋतु की आई उसमें प्रथम वर्ष धान लिया जा सकता है और द्वितीय वर्ष भी धान लेना चाहिए और तृतीय वर्ष भी धान लेना चाहिए। इस प्रकार 3 वर्ष तक धान की ही फसल ली जा सकती है। और फिर अगली ऋतु जब आई रबी तो उसमें क्या फसल लेंगे? प्रथम वर्ष गेहूं ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं। ये फसलें प्रथम वर्ष ले सकते हैं। इसका मतलब सुधर गई है, काफ़ी सुधरने लगी है। और द्वितीय वर्ष गेहूं ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, बरसीम, सेजी और राई ले सकते हैं। और तृतीय वर्ष बरसीम, सेजी ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं। इस प्रकार के फसल चक्र से फिर जमीन सुधर जाती है। अब इसकी प्रजातियां क्या रखेंगे? प्रजातियों को ध्यान देना चाहिए, सब प्रजातियां थोड़ी हो जाएंगी। धान की जो प्रजातियां लेंगे, मध्यम अवधि में पकने वाली IR8, जया, कम अवधि में पकने वाली पूसा और रत्ना, साकेत 4, ऊसर प्रधान, गेहूं सोनालिका, HD 2122, WH 157, HD 1981, KRL 14, करनाल घास या पैरा घास जुलाई में लगा सकते हैं। लवण सहिष्णु घास है। तो इस प्रकार से प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो आप प्रश्न नंबर 1 लिखिए, ऊसर भूमि का सुधार लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, कामा लगा के लिखते जाइएगा या मैं ऐसे बोल दूंगा। जिप्सम का प्रयोग तथा पाइराइट का प्रयोग एवं ऊसर भूमि में फसल चक्र लिखिए। धन्यवाद।